हेलो दोस्तों। ये कहानी मेरी बहुत रियल लाइफ पे आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह का सुनहरा सूरज अभी पूरी तरह आसमान पर नहीं चढ़ा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे प्रतापगढ़ के गलियों में जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। सड़क किनारे चाय की दुकानों पर लोगों का भीड़ जमा होने लगी थी। बस स्टैंड पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ रही थी। और उसी कस्बे की एक टूटी फूटी गली में, जहां बरसों से गरीबी ने अपना डेरा जमा रखा था, एक जर्जर से मकान के बाहर बैठा राहुल अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलट रहा था। उसकी आंखों में नींद कम और सपने ज्यादा थे। वो बचपन से ही आईएएस बनने का सपना देखता था, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसा परिवार दिया जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना ही सबसे बड़ी लड़ाई थी। पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह उसे पढ़ा रही थी। राहुल जानता था कि उसकी माँ की झुकी हुई कमर और फटी हुई हथेलियां सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि उसके सपनों की कीमत थी। दूसरी ओर उसी कस्बे के सबसे संपन्न परिवार की बेटी अनीता थी। अनीता देखने में बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी और बेहद समझदार लड़की थी। उसने पहली बार राहुल को सरकारी लाइब्रेरी में देखा था, जहां बाकी लड़के लड़कियां हंसी जातक से लगे रहते थे। वहीं राहुल घंटों किताबों में डूबा रहता। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई। अनीता ने राहुल की गरीबी नहीं, उसकी सोच और मेहनत को पसंद किया। ऐसे करते करते कुछ महीनों बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन जब अनीता के घर वालों को इस रिश्ते का पता चला, तो मानो घर में भूचाल आ गया। उसके पिता महेंद्र प्रताप सिंह, जो इलाके के सबसे बड़े कारोबारी थे, उन्होंने साफ कह दिया, एक गरीब लड़की मेरी बेटी के लायक नहीं हो सकता। लेकिन अनीता अपने फैसले पर अडिग रही। दोस्तों, आगे कहानी रोमांचक होने वाली है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें। उसने कहा, पैसे आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन इंसान की मेहनत हमेशा उसके साथ रहती है। आखिरकार घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों ने साधारण तरीके से शादी कर ली। शादी के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ, जैसे कि होता है दोस्तों। राहुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता रहा और घर का खर्च चलाने के लिए कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, कभी स्टेशन पर सामान ढोता, तो कभी रात में गोदाम में मजदूरी करता। अनीता भी शुरू शुरू में उसका पूरा साथ देती थी। दोनों एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे, जहां बारिश के दिन में तो छत टपकती थी और गर्मियों में पंखा भी ठीक से नहीं चलता था। फिर भी दोनों हंसते हुए हर मुश्किल का सामना करते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसे नहीं रहता। लगातार 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में असफल होने के बाद राहुल अंदर से टूटने लगा। उधर मकान मालिक किराया मांगता, राशन वाला उधार बंद कर देता, और बीमारी के कारण राहुल की माँ भी चल बसी। माँ के चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि राहुल के कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ आ गिरा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन किस्मत किस्मत मानो हर रोज उसकी परीक्षा ले रही थी। इसी बीच अनीता के मायके वालों ने फिर से उसके जीवन में दखल देना शुरू कर दिया। वे रोज उसे समझाते, कब तक इस नकाम आदमी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। 8 साल हो गए थे, ना नौकरी मिली, ना सम्मान। शुरू में अनीता हर बात का जवाब देती, लेकिन धीरे धीरे गरीबी, समाज के ताने, भविष्य की चिंता उसके मन में भी जगह बनाने लगी।
एक दिन राहुल अपनी तैयारी के लिए किताब खरीदने पैसे मांग रहा था, लेकिन घर में सिर्फ 150 रुपए बचे थे। अनीता ने कहा, राहुल, अब बस भी करो। हर बार यही कहते हो कि इस बार निकाल लूं, लेकिन हर बार रिजल्ट वही आता है। आखिरकार कब तक? राहुल ने शांत स्वर में कहा, बस एक आखिरी कोशिश और कर लेने दो ना अनीता। मुझे खुद पर भरोसा है। लेकिन अनीता का धैर्य टूट चुका था। उसने पहली बार राहुल की गरीबी पर सवाल उठाया। राहुल का दिल पर ये शब्द किसी हथौड़े की तरह गिरे। अगले कुछ महीनों में दोनों के बीच झगड़ा बढ़ते गए, कभी पैसे को लेकर, कभी भविष्य को लेकर और कभी समाज की बातों को लेकर। राहुल हर बार चुप रह जाता, क्योंकि वो जानता था कि अनीता बुरी नहीं है, हालात उसे दल रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अनीता के पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ उसके किराए के घर पहुंचे। उन्होंने राहुल को अपमानित करते हुए कहा, तुम्हारी औकात मेरी बेटी की खुश रखने की ही है नहीं। राहुल ने चुपचाप सब सह लिया, लेकिन जब उन्होंने उसके माँ के बारे में अपशब्द कहे तो उसकी आंखों में पहली बार आंसू आ गया। अनीता उस दिन कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी राहुल को किसी तलवार से भी ज्यादा चुभ रही थी। उसी रात दोनों के बीच ऐसी बहस हुई जिसकी गूंज वर्षों तक उनके जीवन में सुनाई देने वाली थी। अनीता ने गुस्से से कहा, मैं थक चुकी हूँ राहुल। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ हर दिन संघर्ष हो। राहुल ने भारी आवाज से पूछा, तो क्या चाहती हो? अनीता ने कांपते हुए होठों से कहा, तलाक। ये सब सुनते ही राहुल जैसे पत्थर का हो गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। उसने आखिरी बार अनीता के आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। कुछ ही महीनों बाद अदालत में दोनों का तलाक हो गया। जज ने जब आखिरी बार पूछा कि क्या दोनों अपने फैसले पर कायम है, तब राहुल ने बिना सिर उठाए सिर्फ हाँ कहा। लेकिन उसकी आंखों में गिरते आंसू बता रहे थे कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार स्वीकार कर ली। अदालत से बाहर निकलते समय अनीता ने एक बार पीछे मुड़कर राहुल को देखा, लेकिन राहुल बिना कुछ कहे भीड़ में कहीं खो चुका था। उस दिन किसी को नहीं पता था कि ये बिछड़ना सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं, बल्कि किस्मत द्वारा लिखी हुई एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो ठीक 8 साल बाद पूरे जिले की तकदीर बदलने वाली थी। राहुल के जीवन में तलाक के बाद ऐसा सन्नाटा उतर आया था जैसे किसी ने उसकी सांसें तो नहीं, लेकिन जीने की वजह छीन ली हो। अदालत से निकलते समय उसने आखिरी बार उस सड़क को देखा जहां कभी वो और अनीता हाथों में हाथ डाल के भविष्य के सपने देखा करते थे। लेकिन आज वही सड़क उसे वीरान लग रही थी। उसके पास ना अपना घर था, ना कोई सहारा, ना कोई ऐसा इंसान जो उसके कंधे पर हाथ रखकर कह सके कि सब ठीक हो जाएगा। उसने उसी समय अपना किराया का कमरा भी छोड़ दिया, क्योंकि किराया देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे।
उसने अपनी बची हुई किताबें, पुराने कपड़े और कुछ जरूरी सामान एक छोटे से बैग में रखा और शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो बिना किसी मंजिल के बस में बैठ गया। बस जहां रुकी वहीं उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। और ये शहर था प्रयागराज, जहां हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने आते थे। राहुल ने तय कर लिया कि अब उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होगा, खुद को इतना मजबूत बनाना कि दुनिया उसके पहचान उसके संघर्ष से करे, उसकी गरीबी से नहीं। उसने दिन में एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया और रात में एक गोदाम में माल ढोने लगा। मुश्किल से 4 घंटे की नींद लेकर वो सुबह लाइब्रेरी पहुंच जाता था। देर रात तक पढ़ाई करता। कई बार भूखा पेट किताबों के सामने बैठा रहता, लेकिन उसके भीतर जल रही आग उसे हारने नहीं देती। बरसात की रातों में जब उसके किराए के छोटे से कमरे की दीवारों से पानी टपकता, तो वो किताबों को बचाने के लिए पूरी रात जगता रहता। ठंड के दिनों में उसके पास एक पुराना कंबल था, लेकिन वो उसे अपने ऊपर नहीं बल्कि किताबों पर डाल देता था, ताकि नमी से वो खराब ना हो। धीरे धीरे लाइब्रेरी में पढ़ने वाले दूसरे छात्र उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। उधर अनीता की जिंदगी भी वैसी नहीं रही जैसे उसने सोची थी। तलाक के बाद वो अपने मायके लौट तो आई, लेकिन समाज ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। दोस्तों, कहानी और मोचक मोड़ लेने वाली है। रिश्तेदार हर समय ताने देते, लोग उसे दोषी ठहराते और उसके पिता तो जो कभी उसकी हर इच्छा पूरी करते थे, अब उसके फैसले से नाराज रहने लगे। कुछ समय बाद महेंद्र प्रताप सिंह का कारोबार अचानक भारी घाटे में चला गया। उनके सबसे भरोसेमंद साझेदार ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर दी। बैंक ने संपत्ति जब्त करने शुरू कर दी और देखते देखते आलीशान बंगला, गाड़ियां और फैक्ट्री सब बिकने लगी। जो लोग कभी उनके घर के बाहर घंटों इंतजार करते थे, वही लोग अब उन्हें पहचानने से भी कतराने लगे। इस सदमे को महेंद्र प्रताप सिंह सह नहीं पाए और कुछ ही महीनों में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद अनीता अकेले पड़ गई। बची खुची जमा पूंजी भी इलाज और कर्ज चुकाने में खत्म हो गई। मजबूरी ऐसी आई कि उन्हें शहर छोड़कर एक छोटे से गांव के बाहर बने ईंट भट्टे के पास झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा। अनीता, जिसने कभी अपने हाथों से पानी का गिलास तक नहीं उठाया था, अब सिर पर ईंटों का बोझ उठाकर मजदूरी करने लगी। दोपहर की चिलचिलाती धूप जो उसके गोरे हाथों पर छल्ले पड़ गए, पैरों में दरारें आ गई और चेहरा धूल से भर जाता। लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए वो हर दर्द सह लेती। कई बार जब मजदूरी के कारण कोई महिला उसे पूछती कि क्या वह पहले भी ये काम करती थी, तो अनीता मुस्कुरा देती और अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को छिपा लेती। रात को जब वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए सूखी रोटियां बनाती, तो उसे राहुल का याद बार बार आता। उसे याद आता कि राहुल ने कभी उसे भूखा नहीं सोने दिया था, चाहे खुद कितनी ही भूख क्यों न सहनी पड़े। पहली बार उसे
एहसास हुआ कि उसने गरीबी से नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान से रिश्ता तोड़ा था। कई रातों तक वो चुपचाप रोती रही और सोचती रही कि अगर उस दिन उसने गुस्से में तलाक का फैसला ना लिया होता तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। दूसरी तरफ राहुल ने अपनी भावनाओं को कमजोरी नहीं बनाने दिया। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दिया, एक दिन यही दुनिया मेरे संघर्ष को सलाम करेगी। चौथी कोशिश में भी वो इंटरव्यू तक पहुंच कर रह गया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, अखबार पढ़ना, नोट्स बनाना, मॉक इंटरव्यू देना, दिन रात पढ़ाई करना उसकी आदत बन चुकी थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसे उसे वर्षों से इंतजार था। संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित हुआ। कांपते हाथों से राहुल ने अपना रोल नंबर खोजा और जैसे ही उसकी नजर सूची में अपने नाम पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर घुटने के बल बैठ गया। वर्षों की भूख, अपमान और अकेलेपन और संघर्ष उस एक पल में जैसे आंसुओं के साथ बाहर निकल गया। होटल का मालिक, जिसने उस वर्षों तक काम करते देखा, दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। लाइब्रेरी के छात्र तालियां बजाने लगे। पूरे शहर में खबर फैल गई कि बर्तन धोने वाला लड़का अब भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गया। प्रशिक्षण के दौरान भी राहुल अपनी ईमानदारी, अनुशासन और तेज फैसलों के कारण अधिकारियों की पहली पसंद बन गया। कुछ वर्ष बाद उसकी पहली बड़ी नियुक्ति जिला अधिकारी डीएम के रूप में हुई। जब उसने अपना नियुक्त पत्र खोला और जिले का नाम पढ़ा तो उसके कदम एक पल के लिए रुक गए, क्योंकि दोस्तों, वो वही जिला था जहां उसने कभी अनीता के साथ अपने सपने देखे थे और जहां से उसका टूटा हुआ अतीत शुरू हुआ था। राहुल ने धीरे से आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद किस्मत अभी मेरी कहानी पूरी करना चाहती है। उसी समय दूसरी ओर उसे जिले की बाहरी इलाके में बने एक पुराने ईंट भट्ठे पर धूल से लथपथ अनीता सिर पर ईंटों की टोकरी उठाए तपती धूप में लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जिले में वो रोज 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी कर रही है, उसी जिले का नया जिलाधिकारी कोई और नहीं बल्कि उसका वही तलाकशुदा पति राहुल बन चुका है, जिससे बिछड़े हुए पूरे 8 साल बीत चुके थे। और किस्मत अब दोनों को ऐसी जगह आमने सामने लाने वाली थी जहां पूरा जिला इंसानियत, पश्चाताप और समय के न्याय का गवाह बनने वाला था। जिले में नए जिला अधिकारी राहुल के आने की खबर पूरे प्रशासनिक तंत्र में तेजी से फैल चुकी थी। हर विभाग अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करने में लगा था, क्योंकि राहुल की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बन चुकी थी जो फाइलों से ज्यादा जमीनी हकीकत पर भरोसा करता था। पदभार संभालने के पहले ही दिन उसने अधिकारियों के लंबी बैठक बुलाई और साफ शब्दों में कहा, मेरे जिले में गरीब आदमी की आंख में आंसू नहीं होने चाहिए। अगर किसी अधिकारी के लापरवाही से किसी मजदूर, किसान या बेबस इंसान को परेशानी हुई तो कार्यवाही सीधा उसी अधिकारी पर होगा। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि पूरे सभागार कुछ
लक्षणों के लिए शांत हो गए। अगले ही दिन राहुल ने बने किसी पूर्व सूचना के जिले का दौरा शुरू कर दिया। उसने सरकारी अस्पताल देखा, राशन का दुकानें देखी, स्कूलों में बच्चों से बात की और फिर अचानक उसकी गाड़ी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर उसी पुराने ईंट भट्टे की ओर मुड़ गई, जहां वर्षों से मजदूर अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे थे। प्रशासन के बाकी अधिकारी घबरा गए क्योंकि उन्हें इस दौरे की कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही राहुल का काफिला भट्टे के मुख्य द्वार पर पहुंचा, वहां अफरा तफरी मच गई। मालिक अपने कर्मचारियों को आदेश देने लगा कि सब कुछ ठीक दिखना चाहिए, लेकिन राहुल ने किसी की एक ना सुनी। उसने सीधे मजदूरों के बीच जाकर उनकी हालात देखने शुरू कर दी। तपती धूप में नंगे पैर काम करती महिलाएं, छोटे छोटे झोपड़ों में रहने वाले परिवार, पीने के पानी की खराब व्यवस्था और मजदूरी के नाम पर हो रहा शोषण देखकर राहुल का चेहरा कठोर हो गया। वो हर मजदूर से व्यक्तिगत रूप से बात करने लगा। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर सिर पर ईंटों की भारी टोकरी उठाए एक महिला पर पड़ी। धूल से भरा चेहरा, धूप से झुलसी हुई त्वचा, पैरों में टूटी हुई चप्पल और थकान से कांपते कदम। राहुल ने उसे सामान्य मजदूर समझकर ध्यान हटाना चाहा, लेकिन जैसे ही वो महिला लड़खड़ाकर गिरी, वो उसके चेहरे से आंचल हट गया। राहुल की सांस जैसे रुक गई। वो चेहरा भले ही समय और संघर्ष ने बदल दिया था, लेकिन उसे पहचानने में राहुल को एक पल भी नहीं लगा। वो अनीता थी, वही अनीता जिसके साथ उसने जीवन भर नाता साथ निभाने का वादा किया था। वही अनीता जिसने 8 साल पहले अदालत में उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था। राहुल कुछ क्षणों तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसके साथ आए अधिकारी समझ ही नहीं पाए कि जिला अधिकारी अचानक इतना भावुक क्यों हो गए। उधर अनीता भी गिरने के बाद धीरे धीरे उठी। उसने सामने खड़े अधिकारी की ओर देखा, लेकिन तेज धूप और आंखों में भरे पसीने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई। राहुल का मन हुआ कि दौड़कर उसे संभाल ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो अब सिर्फ राहुल नहीं था, पूरे जिले का जिला अधिकारी था। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने का आदेश दिया और सभी मजदूरों को छाया में बैठने का निर्देश दिया। जब डॉक्टर अनीता की जांच कर रहा था, तब पहली बार अनीता ने ध्यान से राहुल की ओर देखा। उसकी नजर जैसे ही राहुल के चेहरे पे पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। उसके होठ सूख गए और आंखें अविश्वास में से फैल गई। वो बुदबुदाई, राहुल। लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर झुका लिया। शर्म, पछतावा और अपराध बोध एक साथ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। 8 साल पहले जिसे उसने नाकाम कहकर छोड़ दिया था, वही आज पूरे जिले का सबसे बड़े अधिकारी बनकर उसके सामने खड़ा था। जबकि वो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए ईंटें ढो रही थी। वो वहां मौजूद किसी भी मजदूर के दोनों के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। राहुल ने अपनी भावनाओं को चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने डॉक्टर से पूछा, इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने बताया कि कई दिनों से लगातार काम, कुपोषण और
कमजोरी की वजह से ये बेहोश हुई है। ये सुनते ही राहुल ने तुरंत आदेश दिया कि सभी मजदूरों की मेडिकल जांच कराई जाए और जिनकी हालत खराब है उन्हें सरकारी खर्च पर अस्पताल भेजा जाए। इसके बाद उसने भट्टा मालिक से मजदूरी का पूरा रिकॉर्ड मांगा। रिकॉर्ड के जांच में सामने आया कि मजदूरों को सरकारी तय मजदूरी से बहुत कम पैसा दिया जाता है और कई लोगों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करके उनका मेहनताना भी हड़प लिया गया था। राहुल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने वही खड़े खड़े श्रम विभाग के अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया और भट्टा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पहली बार मजदूरों को लगा कि कोई अधिकारी सच में उनके लिए आया है। उधर अनीता ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को उसने कभी असफल समझकर छोड़ दिया था, वही आज बिना किसी बदले की भावना का सैकड़ों गरीबों की जिंदगी बदलने में लगा हुआ है। राहुल ने एक बार भी उसकी ओर ताना मारकर नहीं देखना, ना ही उसके अतीत का जिक्र किया। यही बात अनीता के दिल को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उसे लग रहा था कि राहुल उसे डांट देता, अपमानित कर देता या उसके फैसले का हिसाब मांगता तो शायद उसका अपराध बोध थोड़ा हल्का हो जाता। लेकिन राहुल की खामोशी उसे भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। दौरा समाप्त होने के बाद राहुल अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई और पुकारा, राहुल 1 मिनट। राहुल के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। धूल से सनी साड़ी में खड़ी अनीता दोनों हाथ जोड़कर रो रही थी। 8 साल बाद पहली बार दोनों के आंखें बिना किसी दीवार के एक दूसरे से मिली। समय जैसी उसी पल ठहर गई। लेकिन राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले ही अचानक भट्टे के बाहर तेज शोर सुनाई दिया। कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए अंदर आए और चिल्लाने लगे, साहब जल्दी आइए, भट्टे की पुरानी दीवार बराबर कर गिर गई। कई मजदूर उसके नीचे दब गए। ये सुनते ही राहुल बिजली की तरह घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा और अनीता भी अपने सारे दर्द भुलाकर उसके पीछे भागी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट की जिंदगी को एक बार फिर हमेशा के लिए बदलने वाले थे। भट्टे की पुरानी दीवार गिरने की खबर सुनते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धूल का इतना बड़ा गुबार उठा कि कुछ पल के लिए किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मजदूर इधर उधर भाग रहे थे। औरतें अपनी परिजनों का नाम लेकर रो रही थी और बच्चों की चीख पूरे माहौल को और भयावह बना रही थी। राहुल बिना एक पल गवाए मलबे की ओर दौड़ा। उसके साथ आए पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी भी पीछे भागे। राहुल ने सबसे पहले अपना कोट उतारकर एक तरफा फेंका और खुद अपने हाथों से ईंट हटानी शुरू कर दी। अधिकारी ने कहा, सर ये काम हम लोग कर लेंगे, आप पीछे हट जाइए। लेकिन राहुल ने सख्त आवाज में कहा, जब तक आखिरी मजदूर सुरक्षित बाहर नहीं निकलता मैं यहां से नहीं हटूंगा। ये देखकर सभी अधिकारी भी पूरे ताकत में राहत कार्य में जुड़ गए।
उधर अनीता भी अपनी थकान और कमजोरी भूलकर मलबा हटाने लगी। उसके हाथ पहले से ही छालों से भरे हुए थी, लेकिन आज उसे अपने दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लगभग 20 मिनट के लगातार मेहनत के बाद एक बुजुर्ग मजदूर को जिंदा बाहर निकाला गया। पूरा माहौल तालियों और भगवान के नाम से गूंज उठा। राहुल ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर घायल मजदूरों को अस्पताल भेजा और वहीं खड़े-खड़े जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन करके आदेश दिया कि किसी भी घायल के इलाज में एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। राहत कार्य पूरा होने के बाद राहुल ने पूरे भट्टे का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि मालिक ने सुरक्षा के सभी नियमों की अनदेखी की थी। पुरानी दीवार कई महीनों से जर्जर थी, लेकिन पैसे बचाने के लालच में उसकी मरम्मत नहीं कराई गई थी। राहुल ने तुरंत भट्टे को सील करने का आदेश दिया, मालिक की गिरफ्तारी के निर्देश दिए और सभी मजदूरों को सरकारी राहत राशि, अस्थायी आवास और वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने का घोषणा कर दी। मजदूरों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी थी। इसी दौरान अनीता की बेटी बूढ़ी माँ, जो पास की झोपड़ी में रहती थी, तेज बुखार और कमजोरी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। अनीता घबराकर रोने लगी। राहुल ने यह देखा तो तुरंत अपनी सरकारी गाड़ी बुलाई और बिना किसी औपचारिकता के खुद उन्हें अस्पताल भेजा। डॉक्टर को उसने साफ निर्देश दिया कि इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब देखकर अनीता की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बार-बार 8 साल पहले का वो दिन याद आ रहा था, जब राहुल के पास अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वह उसकी मजबूरी समझने के बजाय उससे दूरी चली गई थी। आज वही राहुल उसके माँ के इलाज के लिए पूरी सरकारी मशीनरी लगा रहा था। शाम ढलने लगी। अस्पताल के बाहर बरामदे में अनीता चुपचाप एक बेंच पर बैठी थी। राहुल भी निरीक्षण पूरा करके वहीं पहुंचा। कुछ पल दोनों के बीच गहरी खामोशी रही। आखिरकार अनीता कांपती आवाज में बोली, राहुल, मुझे पता नहीं था कि मैं किस मुंह से तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उस समय मुझे सिर्फ गरीबी दिखाई दी, तुम्हारा प्यार नहीं। मैंने तुम्हारे टूटे हुए सपनों को समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर उसी दिन मैं तुम्हारे साथ देती, तो शायद आज मुझे अपनी नजरों से गिरना ना पड़ता। ये कहते हैं वो फुट के रोने लगी। राहुल कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में भी पुराने दिनों की यादें तैर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना गुस्सा और ना ही अहंकार था। उसने शांत स्वर में कहा, अनीता, समय किसी का दुश्मन नहीं होता। हम अपने फैसलों से अपनी तकदीरें लिखते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये कहानी अच्छी लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। उस दिन तुमने जो फैसला लिया था, तुम्हें वही सही लगा। मैंने भी उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन आज मैं यहाँ तुम्हारा हिसाब लेने नहीं, इस जिले के हर इंसान का जीवन बेहतर बनाने आया हूँ। राहुल का शब्द सुनकर अनीता और भी ज्यादा रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? राहुल ने कुछ पल
आसमान की ओर देखा और कहा, माफी देने से पहले इंसान को अपने दिल का दर्द खत्म करना पड़ता है। मैंने नफरत कभी की ही नहीं, इसलिए माफ करने का सवाल भी नहीं उठता। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद पहले जैसे नहीं बनते। ये सुनकर अनीता ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया कि राहुल के दिल में काटुता नहीं है, लेकिन 8 साल का बिछड़ाव और टूटे हुए विश्वास की दरार इतनी आसानी से नहीं भर सकती। उसी समय राहुल के सरकारी फोन की घंटी बजी। सचिव ने घबराई हुई आवाज से बताया कि जिले में कई वर्षों से करोड़ों के रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले एक प्रभावशाली बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है और उसे जुड़े कुछ लोग प्रशासन को खाली धमकियां दे रहे हैं। राहुल ने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, बड़ा कोई नहीं होता। कार्रवाई कल सुबह तय समय पर होगी। उसने फोन रखा और बिना पूछे पीछे देखे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। अनीता वही खड़ी उससे दूर जाते हुए देखती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस इंसान को उसने कभी असफल समझकर छोड़ दिया था, वो अब सिर्फ एक सफल अधिकारी नहीं, बल्कि हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन शुरू होने वाली कार्रवाई सिर्फ जिले के सबसे बड़े भ्रष्ट गिरोह का पर्दाफाश नहीं करेगी, बल्कि उसके अपने अतीत से जुड़ा एक ऐसा राज भी सामने लाएगी जिसे जानने के बाद राहुल और अनीता दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आधी रात बीत चुकी, लेकिन जिला अधिकारी कार्यालय की तीसरी मंजिल पर राहुल के कमरे की बत्ती अब भी जल रही थी। सामने फैली फाइल, नक्शों और सबूतों के बीच बैठा राहुल लगातार उसे उस बड़े भ्रष्टाचार की कड़ियां जोड़ रहा था, जिसकी जड़ें पूरे जिले में फैली हुई थी। ईंट भट्टों पर मजदूरों का शोषण, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा, गरीबों के लिए कई योजनाएं का पैसा बीच रास्ते में गायब हो जाना और कई प्रभावशाली लोगों का मिलभगत। अब तीसरी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। उसने पूरी रात जगकर हर दस्तावेज की बारीकी से जांच की और सुबह होते ही एक विशेष टीम गठित कर दी। उसी दिन जिले की कई बड़े अधिकारी और कार्मिकों को यह कहा एक साथ छापामारी शुरू हुई। पूरे जिले में हड़कंप मच गया। जिन लोगों को वर्षों तक अपनी पहुंच और ताकत पर घमंड था, वो पहली बार कानून के सामने बेबस दिखाई दे रहे थे। टीवी चैनलों और अखबारों में सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ था, ईमानदार डीएम राहुल की बड़ी कार्रवाई। दूसरी ओर अनीता की दुनिया अभी भी उसी छोटी सी झोंपड़ी तक सीमित थी। उसकी माँ अब पहले से कुछ ठीक थी, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाई थी। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी थी, इसलिए अब अनीता पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रही थी। वो सुबह 4 बजे उठती, माँ के लिए खाना बनाती, दवा देती और फिर काम की तलाश में निकल जाती। ईंट भट्ठा सील हो चुका था, लेकिन उसे कभी निर्माण स्थल पर सीमेंट ढोना पड़ता, कभी खेतों में मजदूरी करनी पड़ती और कभी किसी के घर सफाई करना पड़ता। उसके हाथों की चमड़ी खुरदरी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब शिकायत नहीं थी। हर दिन
उसे राहुल की बातें याद आती। समय किसी का दुश्मन नहीं होता। ये मन ही मन सोचती, काश मैंने उस समय उसके संघर्ष को समझा होता। कई बार वो चुपके से अखबार खरीदती और राहुल के बारे में छपी खबरें पढ़ती। जब भी उसकी तस्वीर देखती, उसकी आंखों में गर्व और पछतावा एक साथ उतर आता। उसे खुशी होती कि राहुल अपने सपने तक पहुंच गया, लेकिन दर्द इस बात का था कि उस सफर में वो उसके साथ नहीं थी। उधर राहुल ने कभी अनीता से मिलने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि बीता हुआ समय लौट नहीं सकता। उसने अपने सारे दर्द को लोगों की सेवा में बदल दिया था। वह हर सप्ताह अलग अलग लोगों से अलग अलग गांवों का दौरा करता, लोगों की समस्याएं सुनता, बिना किसी भेदभाव के फैसला करता। धीरे धीरे पूरे जिले में उसकी पहचान एक ऐसी अधिकारी की बन गई जो गरीबों के घर में बैठकर भी उतनी सहजता से खाना खा लेता था, जितनी की सहजता बड़े अधिकारी के साथ बैठ करता था। एक दिन उसके पास सूचना आई कि शहर के बाहर उनके एक निर्माण स्थल पर मजदूरों की कई महीने से मजदूरी नहीं दी गई। राहुल तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि दर्जनों मजदूर धूप में काम कर रहे थे और उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रहा था। वो एक एक मजदूर से बात करने लगा। तभी उसकी नजर फिर अनीता पर पड़ी। इस बार वो सिर पर सीमेंट की बोरियां उठा रही थी। राहुल कुछ क्षण उसे देखता रहा। अनीता ने भी राहुल को देखा, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं झुकाई। उसने सम्मान में हाथ जोड़ लिया। राहुल उसके पास आया और सामान्य स्वर में पूछा, काम का पैसा समय पर मिल जाता है? अनीता ने सच बताते हुए कहा, नहीं सर, 3 महीने से मजदूरी नहीं मिली। हम लोग सिर्फ पर काम कर रहे हैं। राहुल ने तुरंत ठेकेदार बहाने बनाने लगा। लेकिन जब राहुल ने बैंक रिकॉर्ड और भुगतान राशि देखा, तब राहुल ने बैंक रिकॉर्ड और भुगतान रजिस्टर मंगवाया तो सारे सच सामने आ गए। मजदूरों के नाम पर पैसा निकाल चुका था, लेकिन उन्हें दिया नहीं गया था। राहुल ने वही खड़े खड़े ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया और सभी मजदूरों के बकाया भुगतान की व्यवस्था उसी दिन करा दी। जब मजदूरों के हाथ में महीनों की मेहनत की कमाई पहुंची तो वो लोग की आंखों में आंसू निकल पड़े। अनीता भी उन लोगों में खड़ी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि एक सच्चा अधिकार सिर्फ कानून नहीं चलाता, लोगों के जीवन में उम्मीद भी लौटाता है। राहुल शाम को जब राहुल अपनी झोप पहुंचे तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी आज तुम बहुत चुप हो। अनीता उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, माँ, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने उसे इंसान को छोड़ दिया जिसने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। आज वो पूरे जिले का सहारा और मैं उसके सामने खुद को देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, इंसान से ही गलती हो जाती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप इंसान को बदल देता है। भगवान शायद तुम्हें इसीलिए जिंदा रखे हैं हुए हैं ताकि तुम अपनी गलती को सुधार सको।
उधर उसी रात राहुल अपने सरकारी आवास में अकेला बैठा था। तेज हवा चल रही थी और दूर आसमान में बादल गरज रहे थे। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। वर्षों पहले उसे अपने परिवार एक पन्ने पर लिखा था, कभी मंजिल मिल गई तो घमंड नहीं करूंगा, जिसने मुझे छोड़ा उसे नफरत नहीं करूंगा, जिसने मेरा साथ नहीं दिया उसे कभी नहीं भूलूंगा। राहुल ने उस पन्ने को पढ़ा। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे आई और उसने डायरी बंद कर दी। उसके मन अब अनीता के लिए कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन खोया हुआ विश्वास अभी भी वापस नहीं आया। तभी उसके निजी सचिव का फोन आया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में बताया कि जिले में वर्षों से चल रहा भ्रष्टाचार के मामले में एक नया गवाह सामने आया और उसने कुछ ऐसा दस्तावेज दिया है जिनसे वो साबित कर सकता है कि 8 साल पहले राहुल और अनीता के वैवाहिक जीवन को तोड़ने के पीछे सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश भी थी। ये सुनते ही राहुल की आंखों में पहली बार हैरानी दिखाई दी। उसने तुरंत आदेश दिया कि गवाह को पूरी सुरक्षा दी जाए और सभी दस्तावेज सुबह सबसे पहले उसके सामने पेश की जाए। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह सामने आने वाला सच उसके अतीत के हर अधूरे सवाल का जवाब लेकर आने वाला है। और वो उसी सच के बाद उसके तथा अनीता की जिंदगी का एक ऐसा मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां फैसला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि दिल का भी होने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। राहुल अपने केबिन में गंभीर चेहरे के साथ बैठा था। कुछ ही देर बाद पुलिस के सुरक्षा में एक बुजुर्ग व्यक्ति को अंदर लाया गया। वो कांपते हाथों से एक पुराना बैग पकड़े हुआ था। राहुल ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। बुजुर्ग ने अपना नाम राम स्वरूप बताया। उन्होंने बैग में कुछ पुराने दस्तावेज, बैंक के रसीदें, मोबाइल की रिकॉर्डिंग और कुछ तस्वीरें निकालकर राहुल के सामने रख दिया। राहुल जैसे जैसे उन कागजों को पढ़ता उसके चेहरे के भाव बदलते गए। उन सबूतों से पता चला कि 8 साल पहले अनीता के पिता महेंद्र प्रताप सिंह के कारोबारी साझेदार राकेश मल्होत्रा ने जानबूझकर उनका व्यापार डुबाने की साजिश रची थी। उसे पता था कि अगर महेंद्र प्रताप आर्थिक रूप से टूट गया तो उनकी सारी संपत्ति बहुत कम कीमत पर खरीदी जा सकती है। उसी दौरान उसने कुछ लोगों के जरिए राहुल के बारे में झूठी अफवाहें भी फैलाई कि वो अब अधिकारी नहीं बन पाएगा। उसने कई परीक्षा छोड़ दी और वो अनीता के पैसों का पर जीना चाहता था। इतना ही नहीं, कुछ नकली दस्तावेज भी अनीता के परिवार तक पहुंच गए जिनसे ये साबित करने की कोशिश गई कि राहुल ने पढ़ाई छोड़ दी। लगातार फैलाए गए इन झूठों ने पहले से तनाव चल रहे थे रिश्तों की और कमजोर कर दिया। हालांकि तलाक का फैसला अनीता ने अपने गुस्से और परिस्थितियों में लिया था, लेकिन यह भी सच था कि कई लोगों ने उस रिश्ते को टूटने का दिशा भी धकेला था। राहुल ने रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें राकेश अपने साथियों से कह रहा था, गरीब लड़का अगर अधिकारी बन गया तो महेंद्र कभी मेरे बात नहीं मानेगा। पहले उसके परिवार को तोड़ो। ये सुनकर राहुल ने गहरी सांस ली। उसके मन में वर्षों से जो सवाल दबे थे उनका एक हिस्सा आज सामने आ चुका था। उसने तुरंत पुलिस अधीक्षक को बुलाकर पूरे मामले के निष्पक्ष जांच और सभी दोषियों के लिए खिलाफ कानून कार्रवाई का आदेश दिया। दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम से अनजान अनीता उसी दिन भी गांव के पास सड़क निर्माण स्थल पर मजदूरी कर रही थी। दोपहर के तेज धूप में अचानक एक सरकारी वाहन वहां आकर रुका। मजदूर घबरा गए, शायद कोई जांच होने वाली है। लेकिन इस बार राहुल किसी अधिकारी की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह वहां पहुंचा था। उसने अभी मजदूरों से बातचीत की, उनके लिए पीने का पानी, छाया और प्राथमिक उपचार का व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जाते जाते उसकी नजर अनीता पर पड़ी। वो चुपचाप अपने कामों में लगी हुई थी।
राहुल कुछ पल उसके सामने रुका और बोला, तुम्हारी माँ अब कैसी है? अनीता ने धीमी आवाज में कहा, अब पहले से बेहतर। आपकी वजह से उनका इलाज हो गया। मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राहुल ने शांत स्वर में कहा, इसे एहसान मत कहो, ये मेरा कर्तव्य था। अनीता की आंखें भर आई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, राहुल, अगर भगवान मुझे एक और मौका देता तो मैं उस दिन कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारा साथ भूखी रह लेती, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। मैंने तुम्हें नहीं, खुद को सजा दी। राहुल कल कुछ क्षण चुप रहा। उसने अनीता की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं था जो कभी था, बल्कि संघर्ष और पश्चाताप और आत्मसम्मान की गहरी रेखाएं थी। राहुल ने धीरे से कहा, अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। तुमने अपनी गलती स्वीकार की, ये बहुत बड़ी बात है। अनीता रोते हुए बोली, मैं तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि जब तुम मुझे याद करो तो एक बुरे इंसान के रूप में मत याद करो। राहुल ने पहली बार हल्की मुस्कान से कहा, मैंने तुम्हें कभी बुरा इंसान नहीं माना। मैंने हमेशा यही सोचा कि हालात इंसान से ऐसे फैसला करवा देता है जिनकी पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहता है। दोनों की बातचीत यही समाप्त हो गई, लेकिन उनके दिलों में वर्षों में जमा हुई बोझ कुछ हल्का हो चुका था। उधर पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ गई थी। राकेश मल्होत्रा और उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेश किए गए सबूतों ने साबित कर दिया कि उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए केवल महेंद्र प्रताप को बर्बाद नहीं, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी भी प्रभावित की। पूरे जिले में राहुल की निष्पक्ष कार्रवाई की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि ऐसे अधिकारी वर्षों में एक बार मिलता है। कुछ दिन बाद जिला मुख्यालय में गरीब मजदूरों के पुनर्वास और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों मजदूरों की सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना था। अनीता भी अन्य मजदूरों के साथ वहां पहुंची। मंच से राहुल ने अपने भाषण में कहा, गरीबी कोई अपराध नहीं, अपराध है किसी गरीबी का हक छीनना। इंसान को पहचानना उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और मेहनत से होती है। ये सुनते ही अनीता की आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि यही बात राहुल वर्षों पहले भी कहा करता था, लेकिन तब वो उसकी बात का महत्व नहीं समझ पाई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राहुल ने अधिकारियों से कहा कि जिन मजदूरों ने वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में काम किया, उनके लिए अस्थायी आवास, कौशल परीक्षण और रोजगार की व्यवस्था की जाए। सूची में अनीता और उसकी मां का नाम भी शामिल था। जब अनीता को यह पता चला कि उसने आसमान की ओर देखा और कहा कि शायद भगवान उसे उसकी गलती का प्रायश्चित करने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन उसी समय राहुल के पास राज्य सरकार का एक आदेश पहुंचा। उसमें लिखा था कि उत्कृष्ट कार्यों के कारण उनका तबादला एक बड़े और महत्वपूर्ण जिले में कर दिया गया है और उन्हें अगले ही सप्ताह कार्यभार ग्रहण करना होगा। यह खबर पूरे जिले में फैल गई। लोगों ने साथ साथ अनीता के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। उसने सोचा, क्या इस बार भी राहुल मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा, बिना ये जाने कि मेरे दिल में उसके लिए आज भी कितना सम्मान और अधूरा प्यार बाकी है। अब उसके सम्मान सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो जानने से पहले राहुल से आखिरी बार अपने दिल की बात पूरा कह पाएगी? ये किस्मत एक बार फिर दोनों को अधूरी कहानी देकर अलग कर देगी। राहुल के तबादले का खबर पूरे जिले में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। जैसे अधिकारी ने कहा, कुछ ही महीनों में भ्रष्टाचार का लगाम लगाई, गरीबों का उनका हक दिलाना और प्रशासन से लोगों का विश्वास लौटाया। उसके जाने की खबर हर कोई उदास था। जिला मुख्यालय के बाहर सुबह से ही लोगों का भीड़ जमा होने लगा। किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, छात्र और हर कोई अपने प्रिय डीएम साहब को आखिरी बार विदा करने आया था। दूसरी ओर अनीता पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, अगर आज भी उसने अपने दिल की बात नहीं कही तो शायद पूरी जिंदगी उसे इस बात का पछतावा रहेगा।
सुबह उसने अपनी माँ के पैर छुए। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जिंदगी बार बार मौका नहीं देता। अगर तेरे मन में कोई बात है तो आज कह दे। फैसला राहुल करेगा, लेकिन तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ये सुनते ही अनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक सादी सी सूती साड़ी पहनी और कांपते कदमों से जिला कलेक्टर की ओर चल पड़ी। उधर विदाई समारोह शुरू हो चुका था। मंच पर जिला के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। लोगों ने राहुल के फूलों को माला से लाद दिया था, लेकिन राहुल का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। उसने अपने भाषण में कहा, मैंने इस जिले के लिए कुछ किया और वो ये मेरा कर्तव्य था। अगर फिर भी अगर मेरे किसी भी फैसले से किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा कमाई है। याद रखिए, पद हमेशा नहीं रहता, लेकिन इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। पूरा मैदान तालियों का गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी भीड़ की चीरती हुई अनीता आगे आई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। वह मंच के सामने पहुंची और बिना कुछ सोचे राहुल के साथ सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, राहुल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैंने तुम्हें संघर्ष का मजाक उड़ाया था, लेकिन मैं उससे डर गई थी। मैंने गरीबी देखकर फैसला लिया और इंसान को खो दिया। पिछले 8 सालों से मैंने हर दिन अपनी गलती की सजा भुगती है। तब मुझे तुम्हारी वो रातें याद आती थी, जब तुम मेरे लिए भूखा रहकर भी मुस्कुराते थे। जब मेरी माँ बीमार हुई और तुमने बिना किसी शिकायत के इनका इलाज करवाया, तब मुझे समझ आया कि महान इंसान बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल के बड़ा होना जरूरी है। मैं आज तुमसे कोई रिश्ता नहीं मांगती, ना ही पुरानी जगह वापस मांगती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने दिल से नफरत के साथ याद मत करना। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर राहुल पर थी। राहुल धीरे धीरे मंच से नीचे उतरा। उसने कुछ क्षण अनीता की ओर देखा। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसने कभी गुस्से और हालात से उसे रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर सिर्फ सच्चा पश्चाताप था। राहुल ने बहुत शांत स्वर में कहा, अनीता, अगर मेरे दिल में नफरत होता तो शायद मैं उस दिन तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करवाता। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि इंसान से ज्यादा ताकतवर परिस्थितियां होती हैं। लेकिन माफ कर देना और पुराने रिश्ते को फिर से भी जी लेना अलग बात है। इन 8 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने सीखा कि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, तुम्हारे साहस का भी सम्मान करता हूँ कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की। लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी को पीछा नहीं ले जा सकता। मेरा रास्ता अब उन लाखों लोगों की सेवा का है जिन्हें न्याय और उम्मीद की जरूरत है। ये सुनते ही अनीता के आंखों में आंसू और तेजी से बहने लगे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसने सिर्फ सिर झुकाकर कहा, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। शायद यही मेरी सजा है और मेरी सीख भी। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगाऊंगी, ताकि किसी और की कहानी मेरी जैसी ना बने। राहुल ने आगे बढ़कर उसके जुड़े हुए हाथों को धीरे से नीचे किया और कहा, अपनी गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि इंसान किसी दूसरों के जिंदगी संवार दे। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा करोगी। तभी राहुल ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को बुलाया और निर्देश दिया कि अनीता को उसके कौशल के अनुसार महिलाएं स्वयं सहायता समूह में शामिल किया जाए। उसे स्थायी रोजगार दिया जाए और उसकी मां के इलाज की पूरी व्यवस्था सरकार की योजना के तहत की जाए। अनीता ने तुरंत कहा, नहीं राहुल, मुझे किसी विशेष सुविधा की जरूरत नहीं। जो भी मिले नियम के अनुसार मिले। राहुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, यही बदलाव सबसे बड़ी जीत है। कुछ देर बाद राहुल अपनी सरकारी गाड़ी की ओर बढ़ा। पूरा जिले उसे विदा करने के लिए खड़ा था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अनीता दूर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही।
इस बार उसकी आंखों में बिछड़ने का दर्द तो था, लेकिन अपराध बोध का बोझ नहीं था, क्योंकि उसने सच्चे मन से स्वीकार कर लिया था। राहुल ने भी गाड़ी की खिड़की से आखिरी बार उसे जिले की ओर देखा, जहां उसने अपना टूटा हुआ अतीत छोड़ा था और लोगों की दुआओं के रूप में सबसे बड़े दौलत पाई थी। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसी कहानी जिसे पूरा जिले को सिखा दी कि किसी इंसान की कीमत उसकी गरीबी, असफलता से नहीं होती या वर्तमान हालत से नहीं होती, आंकनी चाहिए। क्योंकि समय का पहिया जब घूमता है तो किस्मत भी उन लोगों के सामने सिर झुका देती है जो हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। और अनीता ने अपने जीवन में यह सीख लिया कि सच्चा प्यार कभी धन दौलत के मोहताज नहीं होता, बल्कि विश्वास, साथ और धैर्य पर टिका होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी इंसान का साथ सिर्फ इसलिए मत छोड़िए क्योंकि आज उसके पास कुछ नहीं है। समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन टूटे हुए रिश्ते और खोया हुआ विश्वास लौट आना सभी कठिन होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या अनीता को दूसरा मौका देते। मिलते हैं अगली भावनाओं से भरपूर कहानी में। धन्यवाद।